हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ नर्चर। IQ नर्चर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। बस खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आज हमारी केमिस्ट्री की छठी क्लास है, 6th लेक्चर है। पिछले 2 क्लासेस में हमने देखा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते क्या हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने 5 लॉ देखे। पहला लॉ हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन या डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। चौथा था गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और पांचवा था एवोगाड्रोस लॉ। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था नंबर, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। क्वेश्चन में सिंबल, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम की बात की थी कि सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर डायरेक्ट इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो वहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। यदि हमारा एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, मास नंबर दिया हुआ है, सुपरस्क्रिप्ट में जो लिखा होता है वो होता है मास नंबर। तो मास नंबर यदि दिया हुआ हो तो मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। मास में इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड नहीं करते क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल होता है, तो उसको ऐड करें या ना करें उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। इसीलिए मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें चाहिए था, मास दिया हुआ था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट कर लिया है एटॉमिक नंबर से। तो इस तरीके से मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल करके हमारा आ गया। इसके लिए हमने एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया था, आशा करता हूं कि वो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा। अब हम आज जो है डिस्कस करेंगे एटॉमिक वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, यहां वेट देख करके कंफ्यूज मत हो जाना। फिजिक्स में वेट का मतलब फोर्स होता है जिसका यूनिट न्यूटन होता है और मास का यूनिट किलोग्राम होता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में जनरली हम लोग मास और वेट को एक ही वर्ड जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं। केमिस्ट्री में भी मास और वेट को हम लोग एक ही वर्ड जैसा ट्रीट करेंगे, जो मास है वही वेट है। जैसे किसी आदमी से हम लोग पूछते हैं ना कि बताइए आपका वेट कितना है, तो हम उसका मास पूछना चाह रहे हैं, उसका वेट न्यूटन से नहीं पूछना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि उधर से जवाब आए कि मेरा वेट 60 kg है, 70 kg है, न्यूटन में कितना वेट है वो नहीं हम पूछ रहे। तो उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी वेट और मास का मतलब सेम ही है, जिसका आंसर या तो AMU में आए या तो किलोग्राम ग्राम में आए, न्यूटन में नहीं। ठीक है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट होता क्या है, एटम के वेट को हम लोग एटॉमिक वेट कहते हैं। एटॉमिक वेट क्या होगा जी, सिंपल आंसर है इसका, वेट या मास ऑफ एन एटम। एक एटम के वेट या मास को हम
एटॉमिक वेट कहते हैं। एटम कितना छोटा होता है? एटम बहुत छोटा होता है। तो क्या उसका वेट या मास हम लोग किलोग्राम में कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम में देखते हैं? आंसर है नहीं, क्योंकि वो एटम बहुत छोटा होता है। एटम का साइज भले ही हम बोर्ड पे दिखाने के लिए दिखा देते हैं कि दिस इज आवर एटम, जिसमें एक अंदर में न्यूक्लियस है और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चक्कर काट रहा है, तो दिखाने के लिए भले ही हम इतना बड़ा दिखा लेते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि नेकेड आई से ये नजर नहीं आता। इवन कि हम सबसे स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप जो आज के डेट में है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी एटम को देखें तो बड़ा बड़ा एटम तो नजर आ जाता है, उसमें से भी बिल्कुल ब्लर टाइप की इमेज आती है, क्लियरली एटम दिखाई नहीं देता। तो एटम बहुत छोटा होता है, और जब ये बहुत छोटा होता है तो इसका मास भी बहुत कम होगा। आंसर है बिल्कुल हाँ, सही है, मास बिल्कुल कम होगा। तो इसके मास को मेजर करने के लिए जिस तरीके से मास का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, उसी तरीके से हमने एक यूनिट बनाया है AMU। यूनिट क्या है? यूनिट है AMU, फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। एटम के ही मास को मेजर करने के लिए, या फिर सिंपली यू फॉर यूनिफाइड मास, दोनों सेम चीज है। AMU लिख लो या फिर यूज कर लो, दोनों सेम चीज। तो एटम के मास को हम मेजर करने के लिए हमने एक नया यूनिट बना रखा है, उसका नाम है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटम का मास कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? एटम में जो भी है उसका मास देख लो, एटम का मास निकल आता है, उसे हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। एक टर्म है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, समझ लग गया? हम डिस्कस करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। कहीं लिखा होता है और एक लिखा होता है एटॉमिक मास नंबर या सिंपली मास नंबर। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास वर्सेस मास नंबर, ये क्या होता है? एटॉमिक मास वर्सेस मास नंबर। देखो, कोई एटम यदि है हमारे पास, तो एटम में अंदर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में होते हैं, इसमें होते हैं प्रोटॉन्स और प्लस न्यूट्रॉन्स, और बाहर में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। बाहर में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स। हम मास की यदि तुलना करें तो यदि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स यदि पत्थर के जैसा है, तो इलेक्ट्रॉन्स रुई के जैसा होता है। मास की बात की यदि हम करें तो ये एक कंपैरिजन करने के लिए मैं जस्ट बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से पत्थर या लोहे या फिर किसी भी चीज के मुकाबले में, इस ऐसे मटेरियल के मुकाबले में रुई का वजन काफी कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। उसी तरीके से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मामले में इलेक्ट्रॉन्स का वजन बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो इसका मास हम लोग कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब हम एटम का मास निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन यदि हमें एटम का मास एग्जैक्टली निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ एटम, या फिर इसे कह लेते हैं एटॉमिक मास।
यदि हमें एटॉमिक मास निकालना हो तो हम सिंपली करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। यदि हम तीनों के मास को, एटम में होते ही तीन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमारे लेवल तक 11th 12th और कंपटीशन के लेवल तक, नीट और जेई के लेवल तक एटम में सिर्फ तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको छोड़े कोई और नहीं होता। तो यदि यही तीन होते हैं तो इन तीनों के मास को यदि जोड़ दिया जाए तो जो आएगा वो एटॉमिक मास होगा। लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के मुकाबले में बहुत कम होता है। कितना कम होता है जी? लगभग 2000 इलेक्ट्रॉन यदि हम लेकर के आए, 2000 इलेक्ट्रॉन यदि हम लेकर के आए तो वो 1 प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा। 2000 इलेक्ट्रॉन का मास 1 प्रोटॉन या 1 न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होगा। तो इसके मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। लेकिन जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा डेसिमल्स में। इससे बचने के लिए हम करते क्या हैं, हम एक एवरेज सा एक राउंड ऑफ वैल्यू यूज करते हैं। वो राउंड ऑफ वैल्यू क्या है? मास नंबर। वो है मास नंबर। ये था एटॉमिक मास। और एक हमें पढ़ना है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर वो क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ होगा, कम ही होगा। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास इन तीनों के योग के, इन तीनों के एडिशन के इक्वल है। मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है 1 AMU के, और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होता है 1 AMU के। तो जितने नंबर होंगे उतना AMU मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, और जितने नंबर में न्यूट्रॉन होंगे उतना AMU मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यदि हमें मास कैलकुलेट करना हो तो सिंपली मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को ऐड कर देंगे, काम हो जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन है कितना? जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटॉन का वजन 1 AMU, तो जितना भी नंबर में होगा उतना AMU। एक न्यूट्रॉन का वेट 1 AMU, तो न्यूट्रॉन जितना नंबर में होगा उतना हो गया टोटल न्यूट्रॉन का मास। तो इसीलिए हम लोग एक मास नंबर जब हम निकालते हैं तो सिंपली सा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐड कर देते हैं, और फाइनल जो आंसर है हमारा वो आ जाता है AMU में। यहाँ पे भी जो आंसर है वो AMU में ही है, एटॉमिक मास यूनिट में ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को सिंपली ऐड कर दिया और लास्ट में AMU लगा दिया, दैट इज आवर एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है कि एटॉमिक मास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू है, एटॉमिक मास नंबर जो है वो एक राउंड ऑफ वैल्यू है, एवरेज किया हुआ वैल्यू। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज एटॉमिक मास से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे होते हैं। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है ये हमने डिस्कस किया, इसलिए डिस्कस किया ताकि कोई कंफ्यूजन एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में ना रहे। जनरली 99% प्लेसेस पे हम लोग मास नंबर को ही यूज कर लेंगे एटॉमिक मास की जगह पे। क्यों?
क्योंकि मास कैलकुलेशंस में हमें एक राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए होती है। एग्जैक्ट वैल्यू हाइड्रोजन का होता है 1.007 या 008 कह ले, तो 1.008 उसे हम 1 मान करके कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर ठीक है हो जाएगा, कुछ खास अंतर तो आएगा नहीं, 1 मान लो या 1.008 कह लो। तो इसीलिए हम जनरली 1 मान करके, यानी कि एटॉमिक मास जो है 1.008 वो ना यूज करके एटॉमिक मास नंबर जो है 1 सिंपली वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक वेट का, एक कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं और ये कॉन्सेप्ट सीखने लायक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है बोरॉन हैज 2 स्टेबल आइसोटॉप्स, boron has 2 stable isotopes। कौन कौन से? B10 and B11। B10 19%, B10 19% and B11 81%। Calculate average atomic weight of boron, calculate average atomic weight of boron in the periodic table, in the periodic table। ये क्वेश्चन है AIPMT 1990 का। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ऑप्शन में है ए 10.8, बी है 10.2, सी है 11.2 और डी है आपका 10.0। कैलकुलेट करना है आपको बोरॉन का एवरेज एटॉमिक वेट। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट या उस जो लिखा होता है वो कौन सा वेट लिखा होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का डेसिमल में लिखा होता है, या बहुत सारे जो एटम हैं, एलिमेंट हैं, उनका एटॉमिक वेट डेसिमल में लिखा होता है। वो क्यों लिखा होता है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। बोरॉन जो है नेचर में, प्रकृति में पाया जाता है 2 आइसोटोप्स के फॉर्म में। एक का मास ऊपर में लिखा होता है मास, नीचे में लिखा होता है नंबर। तो बोरॉन का एक का मास है 10 AMU, जो कि 19, कोई भी यदि हम सोर्स से लेकर के आए तो जनरली उसमें 19% ऐसे बोरॉन के एटम होंगे जिनका एटॉमिक वेट 10 है, और 81% ऐसे एटम होंगे जिनका एटॉमिक वेट 11 है। तो कौन सा एटॉमिक वेट यूज करें जो हम लिख दें पीरियोडिक टेबल में कि काम हो जाए। हम ऐसा कहें कि ये मेजॉरिटी में है 81%, तो एक काम करते हैं 11 यूज कर लेते हैं, तो उसमें ये फिर नाराज हो जाएगा कि हम माइनॉरिटी में ही थे
लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि हम नहीं थे। तो आप 10 क्यों नहीं आपने लिखा एटॉमिक वेट? तो इसीलिए हम करते क्या हैं कि जितने भी परसेंट हैं सबको कंबाइन करके एक एवरेज ले लेते हैं, और वो एवरेज एटॉमिक वेट को हम पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक वेट लिखा होता है दैट इज एवरेज एटॉमिक, दैट इज नॉट एग्जैक्ट एटॉमिक वेट ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। वो एवरेज एटॉमिक वेट होता है। बहुत जो एटम प्रकृति में पाए जाते हैं उन सारे एटम्स का एवरेज एटॉमिक वेट होता है। एवरेज हम निकालने के लिए प्रीवियस क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं, 6ठी 7वीं से ही पढ़ रहे हैं। एवरेज निकालेंगे कैसे? तो एक है जिसका वेट है 10%, 10 AMU। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट और सेकंड दो एटम मान लेते हैं। तो फर्स्ट बोरॉन जो एटम है इसका वेट है 10 AMU, और ये परसेंटेज में कितना है? परसेंटेज में है 19%। और दूसरा वाला है सेकंड जो एटम है बोरॉन का बी, वो है, उसका वेट है 11 AMU, और परसेंटेज में कितना है? 81%। वेटेड एवरेज हम लोग निकालते कैसे हैं? बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। एवरेज वेट हम लोग कैसे निकालेंगे? एवरेज वेट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट एटम का मास गुणे इसका परसेंटेज प्लस सेकेंड एटम का मास गुणे इसका परसेंटेज। यदि हम कर देंगे तो इसका एक एवरेज वैल्यू निकल आएगा। तो फर्स्ट एटम का मास 10 AMU गुणे इसका परसेंटेज 19% प्लस सेकेंड का है 11 AMU और इसका परसेंटेज कितना है? 81%। तो 81/100। तो ये निकल करके आ गया 190/100 और प्लस 11 और 81 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं कॉर्नर में। 81 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 198 891/100। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 190/100 तो दो जीरो है, तो राइट से 2 जीरो काउंट करें और डेसिमल बिठा दें। तो 1 2 डिजिट काउंट करना है और डेसिमल बिठाना है, तो यानी कि ये हो गया 1.90 प्लस ये राइट से अगेन 2 जीरो नीचे में है, 100 है, तो 1 2 2 डिजिट काउंट किया, डेसिमल बिठा दिया 8.91। ये निकल करके कितना आ गया? 119 9 दूना 18 की 8 8 और 1 9 1 10, तो 10.81 एग्जैक्ट हमारा आंसर कितना आया? 10.81। किस में? AMU में ना। 10.81 AMU हमारा ऑप्शन कहाँ है? हाँ ये रहा 10.81। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट लिखा होता है वो कौन सा वेट लिखा होता है। कार्बन C12 और C14 जनरली 2 आइसोटोप में पाया जाता है। C12 का वेट 12 AMU, C14 का वेट
14 AMU। अब दोनों का हम एवरेज एटॉमिक वेट निकालेंगे और वो चीज हम रिप्रेजेंट करेंगे पीरियोडिक टेबल में। हाइड्रोजन तीन स्टेबल आइसोटोप में पाया जाता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन का वेट लिखे, हाइड्रोजन का वेट 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का 3। तो कौन सा वेट लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे या 3 लिखे? तो ना तो हम 1 लिखेंगे, ना तो हम 2 लिखेंगे, ना तो हम 3 लिखेंगे। हम करेंगे क्या, तीनों का जितना परसेंट प्रकृति में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है, उन सब का एवरेज निकालेंगे और एवरेज वैल्यू निकल करके आती है 1.008 और वही हम पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट समझ लग गया। यदि ये कॉन्सेप्ट समझ लग गया तो मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता हूं और आशा करूंगा मैं आपसे कि वो क्वेश्चन आप घर पर सॉल्व करके देखें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स बस केवल लेक्चर देखने से क्लियर नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क के लिए, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशंस। एन एलिमेंट एक्स हैज द फॉलोइंग आइसोटोपिक कंपोजिशंस। कंपोजिशंस क्या है वो, X 290% और X 199 8%। X जिसका मास 200 है ये है 90%, 90%, और X जिसका मास 199 है यह है 8%, यह है 8%। एंड एक और X है, 3 आइसोटोपिक फॉर्म में है, जिसका वेट जो है वो है 202, 202, यह है 2%, 202, यह है 2%। यह 3 आइसोटोपिक फॉर्म में ये एलिमेंट पाया जाता है। द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग, द वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ naturally occurring element X is closest to, element X is closest to, ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन ए है 201, 202, 199, 200। 201 AMU, बी में है 202 AMU, सी में है 199 AMU और डी में है 200 AMU। सबसे पहले करना क्या है, तीनों एलिमेंट का वेटेड एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। और एटॉमिक मास जब हम कैलकुलेट करेंगे फिर देखेंगे कि ये चारों में से किसके नजदीक वो है, वही ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो इस एग्जाम्पल को मैं चाहता हूं कि आप घर पे, ये एक होमवर्क है, होमवर्क ज्यादा नहीं करना, हर क्लास के बाद 1 या 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे,
सिंपली वो एक या दो क्वेश्चन करते चलना है, इतना काफी है। यू डोंट नीड टू सोल्व बड़े बड़े जो असाइनमेंट सीट होते हैं, डेली प्रैक्टिस सीट्स होते हैं, उतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं। आपको सिंपली करना सिर्फ इतना है कि कॉन्सेप्ट जब सीख लिया तो उसके बेसिस पे एक एक या दो दो क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते चलना है, इतना। दिस इज मोर देन एनफ। एनफ नहीं, मोर देन एनफ। इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा की कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो ये क्वेश्चन देख ले, इस क्वेश्चन को कोशिश करें सॉल्व करने की। हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है अपना मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और कुछ खास ज्यादा इसमें समझाने लायक नहीं है। मॉलिक्यूल का वेट आपको निकालना आना चाहिए एटॉमिक वेट से, सिंपली वो देखना है। तो मॉलिक्यूलर वेट के कॉन्सेप्ट में हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट होगा क्या जी? एक मॉलिक्यूल के वेट को वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये भी एएमयू में होगा। एक मॉलिक्यूल के वेट को मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, सिंपल। तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से सिंपली हम समझ लेते हैं। ये कैलकुलेट करना हालांकि हमें आता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, सिर्फ उसे दोबारा एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करें। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कैसे करेंगे? एटॉमिक वेट के बेसिस पे। एटॉमिक वेट कहां से आएगा आपको याद करना पड़ेगा। कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट आपको याद करना पड़ेगा, एटलीस्ट 20 तक तो आपको आना ही चाहिए। उसके आगे जो कुछ फेमस हैं उनका आप याद कर लेंगे, काफी है, इतना काफी है। तो एटॉमिक वेट यदि याद रहेगा तो एटम के वेट को सिंपली ऐड करते चला जाना है, मॉलिक्यूल का वेट निकल करके आ जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हमारे पास H2O है, H2O। इसका मतलब यह होता है कि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम। तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, मास ऑफ H2O कैसे निकल करके आएगा? तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 AMU। तो 2 एटम है तो यहां हम लिख सकते हैं 1 AMU, एक का वेट, एक हाइड्रोजन के एटम का वेट, और इनटू 2। क्यों? क्योंकि 2 एटम, प्लस ऑक्सीजन का एक ही एटम है और ऑक्सीजन के एक एटम का वेट होता है 16 AMU इंटू 1। ये हो गया 1 इंटू 2 AMU, प्लस 16 इंटू 1 16 AMU, 16 प्लस 2 18 AMU। आंसर ये आपको पहले आता है, पहले से ही आता है, इसमें कुछ खास हमने नया नहीं किया है। बस केवल जिन्हें नहीं आ रही थी, जिन्हें गलती से जो भूल चुके हैं, वो एक बार अच्छी तरीके से देख ले, और जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जो प्रीवियस क्लास में आपने सीखा है आपको आता है। और सिर्फ इतना ही निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसी का यूज होगा केमिस्ट्री में बहुत जगह। ठीक है, मैं आपको यहां पे भी एक होमवर्क दे देता हूं, क्वेश्चन होमवर्क। एक क्वेश्चन होमवर्क में पहले मैंने दिया एवरेज एटॉमिक वेट निकालने वाला, और एक क्वेश्चन ये लिख ले आप, ये 2 क्वेश्चन घर पे सॉल्व करें, इतना काफी होगा आपके लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 एंड C6H12O6। CO2 क्या होता है जी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। C6H12O6 ये क्या होता है? ये होता है ग्लूकोज। आपको करना सिर्फ इतना है कि एटम का एटॉमिक मास इनटू नंबर, जितना है एटम सबको ऐड करते चले जाना है, आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। तो ये होमवर्क और इससे पहले वाला एवरेज एटॉमिक वेट वाला होमवर्क, इतना आप कर ले, इतना काफी है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट होता क्या है। एटॉमिक वेट में हमने देखा कि एटॉमिक वेट और एटॉमिक वेट नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर दोनों में फर्क होता है। एटॉमिक मास जो होता है वो एग्जैक्ट वैल्यू होता है कि कितना मास है, डेसिमल में कैलकुलेट होकर के आता है। और एटॉमिक मास नंबर जो है वो एक एवरेज वैल्यू है, या फिर ऐसा कह लें कि राउंड ऑफ वैल्यू है, और उसका वैल्यू होल नंबर में इंटीजर में आता है, तो इसीलिए उसे नंबर भी कह लेते हैं। लेकिन दोनों मास ही है, एक है राउंड ऑफ मास और एक है सिंपल एग्जैक्ट मास। तो हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर का कॉन्सेप्ट देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि एवरेज एटॉमिक वेट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मॉलिक्यूलर वेट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा तरीका है। आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर को मैं कुछ इस तरीके से बनाऊं ताकि आपको इजीली क्लियरली समझ में आए। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि आराम आराम से क्लियर वॉइस में मैं आपको पढ़ाऊं ताकि आपको चीजें समझ लगी। आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए, लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।